हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है और मैं अवदान आईएएस की डायरेक्टर हूँ। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस अबाउट द न्यू वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, कोविड-19 वाला जो टाइम चल रहा है और हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट्स, हम लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह वी आर फॉलोइंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ इन दी नॉट कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पे अगर देखें ग्लोबली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR, करेक्ट। तो ये बात जो मैंने बोली, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। हमें नहीं फॉलो, हम चॉइस है हमारी, तो वी हैव फ्री कंट्री ना, वी हैव द फ्रीडम, पर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है। वी डू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ नेशन, टूवर्ड्स द वर्ल्ड। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर इसको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म में देखें तो दे आर द ड्यूटीज दैट वी शुड फुलफिल, जो हमें करनी चाहिए पूरी, ये हमारे कर्तव्य हैं, है ना। जब देश ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, स्टेट हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ PPSPs जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बन जाती है, जो कि नैतिक भी हो सकती है और सिविक भी हो सकती है ना। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन्हीं सबका मिक्सचर है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान का निर्माण किया गया, जब संविधान बनाया गया, तब फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड नहीं किया गया था, राइट। क्योंकि मॉरल ड्यूटीज को आप फॉर्मली नहीं भी डालोगे तो भी हमको पता ही है कुछ चीजों का। बट जब इंटरनल इमरजेंसी लगी देश में 1975 से 1977 के बीच में, उस समय ये रियलाइजेशन हुआ कि हमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चरल फॉर्म में फंडामेंटल ड्यूटीज की आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति को सेटअप किया 1976 में। कमेटी का गठन किया गया, ये आकलन करने के लिए, जानने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड व्हाट शुड बी द फंडामेंटल ड्यूटीज दैट शुड बी एडेड, ये देखने के लिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने फिर रिकमेंडेशन दी, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब गवर्नमेंट जो थी, कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय की, उसने वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ना ऐड करते हुए 2 और ड्यूटी ऐड की, तो टोटल 10 ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, which is also called as the Mini Constitution, right? तो इससे क्या हुआ, पार्ट 4A ऐड किया गया, आर्टिकल 51A was added, एक ही आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें कि देवर 10 fundamental duties that were added. This is 10 guys, sorry, ठीक है, करेक्ट। सरदार स्वर्ण सिंह ने रेकमेंड की 8 फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तो देवर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वर एडेड। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं, बहुत सारी जगहों से हमने बहुत सारी चीजें ऐड की हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज ऑल्सो टेकन अप फ्रॉम USSR, द फॉर्मर USSR। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जितनी भी मेजर डेमोक्रेसीज है ना वर्ल्ड की, लाइक USA, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनकी ना कोई स्पेसिफिक ड्यूटीज की लिस्ट नहीं है, एक्सेप्ट जापान एट दैट टाइम। जापान हैज अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज फॉर इट्स सिटीजन, राइट। जैसे कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो इंक्लूजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट is in line with Article 29(1) of the UNHR,
जो यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 29(1) जो है, इसको आप जाकर एक बार पढ़ सकते हैं इफ यू वांट, उसके साथ चली हैं। और बहुत सारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके प्रोविजंस के साथ साथ भी ये देखने को मिलती है क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट वर ब्रॉट इन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसी के रिकमेंडेशंस पे, जिसमें कि आपका सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड किया गया था प्रेम्बल में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज वर आल्सो एडेड। तो बहुत सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुए, जिसके रिकमेंडेशंस किसने दी थी? सरदार स्वर्ण सिंह ने दी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी ना। जब हम ड्यूटीज को समझते हैं तो हमें राइट्स और ड्यूटीज का जो एक बैलेंस है या उनका जो रिलेशन है वो समझने की जरूरत होती है। अगर राइट्स ज्यादा होंगी, ड्यूटीज कम होंगी, तो एक सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, राइट। ऑन दी अदर साइड, अगर राइट्स कम होंगी और ड्यूटीज ज्यादा होंगी, राइट्स ज्यादा है और ड्यूटीज कम है, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स कम है, अधिकार कम है, लेकिन ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, तो स्टेट ऑफ अनार्की हो जाएगा। लेकिन राइट्स और ड्यूटीज का अगर बैलेंस होगा तभी हार्मनी क्रिएट हो सकती है, तभी एक हार्मोनियस स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। Now, what are the importance of fundamental duties? इनकी आवश्यकता क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने समझ लिया कि बहुत जरूरी है। तो एक तरह से ये सर्व एज अ रिमाइंडर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर की तरह है कि हमारा एक कर्तव्य है हमारी सोसाइटी के प्रति, उसके हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं सोसाइटी के प्रति, और साथ में ये एक वार्निंग की तरह काम करती हैं टू द सिटीजंस अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी, राइट। कैसे काम करती है? वार्निंग की तरह काम करती हैं अगेंस्ट द एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक डिसरिस्पेक्टिंग द माइनॉरिटीज, हार्मिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एटसेट्रा, नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी इसमें आ जाएगा, तो एक वार्निंग हो गई। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इनको कानूनी जो इन्फोर्सिबिलिटी है इनकी वो है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट को ये ऑथराइजेशन है कि पार्लियामेंट इनके फुलफिलमेंट के लिए कानून बनाए। Parliament is authorized to make law for fulfillment of fundamental duties and can also impose punishment and penalties for any act in contravention of any of them. और अगर आप इनको पूरा नहीं करोगे, उन लॉज को फॉलो नहीं करोगे, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान भी होगा, करेक्ट। इसीलिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता इस प्रकार के किसी लॉ की अगर हमें देखनी है, तो इफ कोर्ट फाइंड दैट इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू एनी फंडामेंटल ड्यूटीज, इट मे कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 और 19। आर्टिकल 14 में लॉ डिफाइंड है, राइट, रीजनेबिलिटी ऑफ द लॉ है आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 19 फ्रीडम दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों लॉज को कंसिडर किया जा सकता है, साथ में ये देखा जा सकता है कि वो रीजनेबल है कि नहीं है इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इस तरह से ऐसे जो कानून होंगे उनको असंवैधानिक होने से बचाया जा सकता है, राइट। So in 1992, the Supreme Court held that in determining the constitutionality of any law, if court find that it seeks to give effect to any of the fundamental duties, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 and 19 and thus save such law from unconstitutionality. They serve as a source of inspiration for the citizens. ये एक source of inspiration की तरह भी काम करती हैं जो promote a sense of discipline and commitment among them. जब तक हमारे ऊपर एक बाहरी प्रेशर नहीं होता ना, तब तक हम सीरियस नहीं होते हैं चीजों को लेके, हमें बताया नहीं जाता है तब तक बाहर से। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट भी आता है इनसे। दे क्रिएट अ फीलिंग दैट द सिटीजंस आर नो मियर स्पेक्टेटर्स, और हमारी एक रेलेवेंस है, हमारी एक इम्पोर्टेंस है, हम सिर्फ
ऐसे नागरिक नहीं है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही सिर्फ स्पेक्टेटर्स की तरह काम नहीं कर रहे, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड वी आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन रियलाइजेशन ऑफ द नेशनल गोल्स। देश हित के जो कार्य हैं उन सब में हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। हाउ? बाय फुलफिलिंग आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज, कुछ नैतिक कर्तव्य और कुछ सिविक ड्यूटीज है। जो सिटीजन्स की ड्यूटीज होती हैं वो है, जैसे कि जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल जो है उनको ध्यान रखना, उनको रिस्पेक्ट करना, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एट द सेम टाइम अपने संविधान को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये हमारी सिविक ड्यूटी है, ये हमारी नागरिक होने के हैसियत से ड्यूटी। ठीक है, द फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन पार्ट 4 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन 4A फॉर्म अ कंपीडियम एंड हैव टू बी रेड टुगेदर। ये एक साथ में एक सार संग्रह की तरह है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तीनों चीजें पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, इन तीनों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए और एक सार संग्रह की तरह है एक नागरिक के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is true that there is no legal sanction provided for the violation or non-performance of fundamental duties. ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल सैंक्शन नहीं दिया गया है इनके वायलेशन पे या नॉन परफॉर्मेंस पे, अगर कोई हम नहीं करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं निभाते हैं। साथ ही कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी नहीं दिया गया है इनको इनफोर्स लागू कराने के लिए, या कोई स्पेसिफिक प्रोहिबिशन प्रतिबंध भी नहीं दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैव एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ कंपल्शन रिगार्डिंग कंप्लायंस। इनके अंदर ही अपने आप में ही स्वयं सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। कंपल्शन का एक एलिमेंट इसमें देखा जाता है कि हमें ये करना ही है, हमें इनको फॉलो करना ही है, राइट। आउट ऑफ द 11 क्लॉजेज इन आर्टिकल 51A, 11 क्लॉजेज हैं। अभी आज की डेट में जब ऐड की गई थी 10 ड्यूटीज थी, लेकिन आज की डेट में 11 ड्यूटीज। तो उनमें से 6 ड्यूटीज जो है वो पॉजिटिव ड्यूटीज है, राइट, और 5 जो है नेगेटिव ड्यूटीज, करेक्ट। तो इनमें से 6 ड्यूटीज पॉजिटिव है, करने के लिए कहा गया है हमको, और 5 ड्यूटीज नेगेटिव है, हमें उसके लिए रोका गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, करेक्ट। क्लॉजेस B, D, F, H, J, B, D, F, H, J जो है ड्यूटीज हम पढ़ेंगे आगे। इनमें नागरिकों को कहा गया है, जो सिटीजन्स हैं उनको कहा गया है कि इन ड्यूटीज को बहुत एक्टिवली हमें परफॉर्म करना है। सो हियर इज दिस नाइस ब्यूटीफुल कोलाज, जिससे हमें कुछ समझ में भी आएगा और थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी होगा। We can see on one hand people are these kids are running, taking the national flag up high. हमारे फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स हैं, हम यहाँ देखते हैं ब्रदरहुड है, सेलिब्रेशन ऑफ ईद, सबको मिल बांट के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम देख पा रहे हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, वी कैन सी द प्राइम मिनिस्टर ट्रीटिंग इट एज अ होली बुक, द कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ देखते हैं कि कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया है बहुत ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, राइट। यहाँ पे हम पोल्यूशन देख पा रहे हैं कि ताजमहल हमें नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें रियलाइजेशन के लिए है, ये जो कोलाज यहाँ पर है रियलाइजेशन के लिए है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच यू कैन सी हियर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, हम ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इट इज अ ड्यूटी टू एक्टिवली फुलफिल एंड कंप्लीट आवर ड्यूटीज विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज फॉलोज। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसे हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सभी नागरिकों की। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए, ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। देश के जो भी नागरिक हैं उन सभी के लिए ड्यूटीज दी गई हैं, सबको ये करनी है फॉलो। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। संविधान में दी गई चीजों को फॉलो करना, उसको ढंग से मानना, और इसके आइडियल्स को और इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना। जो भी संविधान में चीजें दी गई हैं उनको रिस्पेक्ट करना, राइट। मतलब अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो उसके आदर्श संस्थाओं इत्यादि को
रिस्पेक्ट करना, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired a national struggle for freedom. इसके साथ साथ स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे उनको हमेशा अपने अंदर संभाल कर रखना, संजो कर रखना, एंड एट द सेम टाइम उनका अनुपालन करना, उनको फॉलो करना. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है. विच मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हैज टू बी देयर. डिवाइड एंड रूल नहीं होना चाहिए. अभी हम देख पा रहे हैं ना बहुत सारी चीजें देश में चल रही हैं. जस्ट फॉलो द ड्यूटीज, याद करो, राइट. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अपने देश को डिफेंड करना हमेशा, और साथ ही बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए खड़े हो जाना, वॉलंटियर करना. अब यहाँ पे ना नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाना, ये फंडामेंटल राइट का हनन नहीं है किसी की. आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स लेबर में नहीं आएगा ये, ठीक है. ये ड्यूटी है हमारी. नेशनल सर्विस के लिए हमें बुलाया जा सकता है. टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. किसी भी प्रकार का भेदभाव खत्म करते हुए देश के लोगों में एक समरसता का आना, ब्रदरहुड की फीलिंग होना. इसके साथ साथ किसी भी रिलीजियस, धार्मिक आधार पे, भाषीय आधार पे या रीजनल डाइवर्सिटी के आधार पे सभी जो इस तरह के भेदभाव है उनको खत्म करने का प्रयास करना, और साथ ही साथ महिलाओं के विरुद्ध जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनको भी अबंडन करना, रिनाउंस करना, खत्म करना. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर. देश की जो सामूहिक संस्कृति है और जो गौरवशाली परंपरा है उसको, उसके महत्व को समझना और उसको संजो कर रखना. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. अपने आसपास के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ ही उनको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ कंपैशन की फीलिंग रखना. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. इसका मतलब है कि अंधविश्वास से बाहर आना, क्वेश्चन करना, लॉजिक्स ढूंढना, राइट. एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस. जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी सुरक्षा संरक्षण करना, ठीक है, और अपने आप को हिंसा से दूर रखना. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर्स एंड अचीवमेंट. और देश के हित के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जो डेवलपमेंट की जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें लगे रहना, उसमें एक्सीलेंस की तरफ जाना, जिससे कि हमारा स्वयं व्यक्तिगत और सामूहिक कलेक्टिव एक तरह से उत्कर्ष हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट is the duty to provide the opportunity for education by the parent, the guardian, to his child or ward between the age of 6 to 14 years, as the case may be. ये ड्यूटी 86th Constitutional Amendment Act से जोड़ी गई थी. This was not originally a part of the Constitution. This is 11th duty. So this was added by the 86th Constitutional Amendment Act. I'm sorry, my pen is, I feel, is not working right now. So this was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002, जिसमें ये कंपलसरी किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके अभिभावक या माता पिता या संरक्षक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रावधान करेंगे, उन्हें अवसर उपलब्ध कराएंगे, राइट. तो दिस वाज द 86th Constitutional. I'm sorry, this is not working, guys. Leave it. So, इसके साथ साथ very important point to be noted here is the Supreme Court has upheld the validity of laws relating to ecology and environment and has made directions binding the citizens and the state finding the source of power to do so in Article 51.
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो वैलिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन, इनको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग केसेस आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डायरेक्शंस दी हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, और स्ट्रिक्टली बाइंडिंग किया है सिटीजन्स को, कि बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज भी होती हैं कि इन लॉज को हमें फॉलो करना है। क्या क्या डायरेक्शंस दी हैं? The central government shall direct to the educational institutions throughout the India to teach at least 1 hour in a week lessons related to protection of मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं. Just go through this slide. I'll attach the PDF also. I'll try and attach the PDF also. You can see it here also. You can have a screenshot. बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए कहा गया है. वेलनेस क्लीनलीनेस ड्राइव्स के लिए कहा गया है, जैसे स्वच्छ भारत को लेके, या एजुकेशन सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, और नेशनल अवेयरनेस डेवलप की जाए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इनकी वैलिडिटी को भी अपहेल्ड किया है द सुप्रीम कोर्ट, कि जो इस तरह के लॉज हैं, कानून हैं, उनको उनका सख्ती से पालन किया जाए, और राज्यों और केंद्र सरकार को भी निर्देशित किया गया है कि कैसे इनको लागू कराया जा सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है. इसके साथ साथ वर्मा कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. फ्रेंड्स, वर्मा कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स जो नागरिकों को मिले हैं 1995 में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस हैं जो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे बिफोर दी एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. ऑल्सो कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस थे जो पहले से ही एडेड थे, कुछ को बाद में भी ऐड किया गया. तो दीज आर दी प्रोविजंस जो एडेड हैं, जो लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है. उसके बाद बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं जो कि डेरोगेटरी रिमार्क्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, इन सब के लिए गलत चीजें जो करते हैं उनके अगेंस्ट है. तो हमारी ड्यूटी है ना ब्रदरहुड मेंटेन करने की. उसके साथ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 सॉरी. उसके बाद आईपीसी है, बहुत सारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, अगर आप गलत कुछ कर रहे हो और आप देश की अखंडता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आईपीसी में कुछ कानून प्रावधान दिए गए हैं, एंड सो फोर्थ. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इज देयर, है ना. इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स आर गिवन. नाउ लेट्स डू द एमसीक्यूज क्विकली. Which of the following statement is true with respect to 42nd Constitutional Amendment Act? 42वें संविधान संशोधन से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें बताना है. Fundamental duties are incorporated into the Constitution of India by 42nd Amendment Act of 1976. The fundamental duties are included by this amendment, right? 10 fundamental duties are included. The 11th fundamental duties was incorporated by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें बताना है. Select the correct answer. 1 2 1 3 2 3 1 2 3. So all the students who are in touch with me, जो मेरे से पढ़ भी रहे हैं, प्लीज आप मुझे बताइएगा कितने आपने MCQ सही किए हैं. I want them in the comment section. And also who are new, please mention the correct number of answers that you have given, right? So the answer to this question is, guys, D. All of them are correct. तीनों ही बिल्कुल सही है. 10th ही, now the 11th is added by the 86th Amendment Act. Fundamental duties were added on the recommendation of which committee? फंडामेंटल ड्यूटीज को किसकी रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकारिया कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, नैयर कमेटी. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. मुझे बताइएगा जरूर आपने कितने क्वेश्चन सही किए in the comment section. Consider the following statement. The duties enumerated in Article 51A are non-statutory duties and are not enforceable by law. जो ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो नॉन स्टैच्यूटरी हैं, गैर वैधानिक है, और इन्फोर्सेबल भी नहीं है कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा. Violation of fundamental duties can be met with punishment, but Constitution doesn't mention any penalty for its violation. अगर हम इनका हनन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो कोई ना कोई पनिशमेंट दी जा सकती है, पेनल्टी हो सकती है, लेकिन संविधान में इसके विषय में कोई बात नहीं की गई है. पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज, और पार्लियामेंट समय समय पर इनकी वायलेशन से संबंधित पेनल्टीज प्रिस्क्राइब कर सकती है. तो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, बताना है.
So the answer to this question is C. They are statutory and enforceable by law. ये वैधानिक है और इनको इन्फोर्स किया जा सकता है कानून में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी लिखा है. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही. Which of the following is not a fundamental duty? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद रखनी है. दे वेरी इंपॉर्टेंट. दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस आल्सो. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of country. To exercise a universal adult franchise at the time of general elections. इलेक्शन में वोट करने के लिए अपना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इस्तेमाल करना. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर. इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हमें बताना है. 1 2 1 3 2 3 1 2 3. Not a fundamental duty. I'm sorry, it is going to be which of the following is are बताना है. इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है बताना है. तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. 1 भी है और 3 भी है. तो आंसर इज 1 and 3. The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 puts duty on parent or guardian to provide opportunities for education to his child ward in the age of 6 to 14 years, 6 to 10 years, 5 to 15 years, 6 to 16 years. So the answer to this question is 6 to 14 years. So that's it for the class today. Don't forget to subscribe to the channel, guys. Hit the bell icon and